नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद जांगीर, अस्थमा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ, मेडिकल कॉलेज कोटा। मैं मेडिकल कॉलेज कोटा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और आज हम वेरियस टाइप के श्वास रोगों के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बढ़ते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और बढ़ते हुए पोल्यूशन की वजह से श्वास के रोगियों की बेतहाशा वृद्धि हो रही है। अब श्वास के रोग दो तरह से हो सकते हैं। पहला तो है लंग्स की वजह से, यानी कि फेफड़ों के इफेक्ट होने की वजह से, और दूसरा है अदर देन लंग्स, यानी कि लंग्स के बाहर की जो बीमारियां हैं उनकी वजह से व्यक्ति का श्वास फूलता है। चूंकि मैं लंग्स का स्पेशलिस्ट हूँ, इसलिए मैं लंग्स की ही बात करूँगा, पर थोड़ी सी जानकारी दूंगा लंग्स के बाहर की बीमारी के बारे में, जैसे कि हार्ट की डिजीज। हार्ट की डिजीज में भी सांस फूलता है। कुछ व्यक्तियों को खून की कमी होती है तो उसमें भी सांस फूल सकता है। इसके अलावा किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी और अन्य बीमारियों में भी सांस की तकलीफ हो सकती है। अब बात करते हैं लंग्स के बारे में। तो लंग्स में बहुत तरह की बीमारियां इस तरह की होती है जिसकी वजह से व्यक्ति को सांस में लेने में तकलीफ हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम लक्षण जानेंगे कि लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला लक्षण तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सांस लेने में तकलीफ होगी, चाहे वो व्यक्ति को बैठे बैठे सांस में तकलीफ हो, चाहे वो चलने से हो, चाहे वो सीढ़ियाँ चढ़ने से हो। तो अलग अलग तरह से व्यक्ति की प्रॉब्लम के मैग्नीट्यूड की वजह से अलग अलग प्रॉब्लम होती है। दूसरा है खांसी चलना। कई व्यक्तियों को सांस की तकलीफ के साथ साथ खांसी भी चलती है। ये खांसी शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और बहुत लंबी खांसी भी हो सकती है। तो इन सब लक्षणों से हम बीमारी का जजमेंट करते हैं कि किस तरह की सांस की तकलीफ है। सबसे जो कॉमन सांस की तकलीफ है जो हमारे देश में बहुत कॉमन है वो है अस्थमा। अस्थमा के बारे में अगर हम बात करें तो अस्थमा एक एलर्जिक डिजीज है और ये समय के साथ घटती बढ़ती रहती है। इसमें बाहरी वातावरण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ व्यक्तियों की सांस की नलियां रिएक्शन करती है और ये रिएक्शन उनकी जो जेनेटिक संरचना है, जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है, उस पर डिपेंड करता है। तो कुछ व्यक्तियों की जो सांस की नलियां रिएक्शन करती है, कुछ व्यक्तियों की नहीं करती है। जिनकी सांस की नलियां रिएक्शन करती है उन्हीं को अस्थमा होता है। अब इसका भी मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। किसी व्यक्ति को ज़्यादा होती है, किसी व्यक्ति को कम होती है। तो जो बाहरी ट्रिगर्स हैं, जैसे वातावरण में धूल है, धुआं है, पोल्यूशन है और पॉलेंस है, यानी कि परागकण है। कुछ लोग पेट्स रखते हैं तो उनके जो पालतू जानवर के फर वाले जो बाल होते हैं उसकी वजह से या फंगस की वजह से हैं। ये सारे जो एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं ये अस्थमा की ग्रेविटी को बढ़ा देते हैं। दूसरी कॉमन इलनेस है सीओपीडी, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये उन रोगियों में ज्यादा होती है, उन व्यक्तियों में ज्यादा होती है जो धूम्रपान करते हैं, यानी कि स्मोकिंग करते हैं। लंबे समय तक स्मोकिंग करने की वजह से व्यक्ति की सांस की नलियां डैमेज होने लगती है और उनमें सूजन आती है। ये पूरी तरह से रिवर्सिबल इलनेस नहीं है, यानी कि दवाओं से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, पर पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत लंबे समय तक या जीवन पर्यंत दवाएं लेनी पड़ती है। तो इसको हम सीओपीडी के नाम से जानते हैं। तीसरा एक कॉमन इलनेस है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जो आजकल कोरोना के पश्चात बहुत भारी संख्या में मिल रही है। तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में सांस की नलियां डैमेज होने लगती है। ये प्रोग्रेसिव भी हो सकती है और नॉन प्रोग्रेसिव भी हो सकती है। कई व्यक्तियों में जैसे इन्फेक्शन हुआ, लंग्स डैमेज हुए, समय पे उसने उपचार लिया और वो ठीक हो जाता है, धीरे धीरे उसकी सांस की नलियां रिपेयर हो जाती है। कुछ व्यक्तियों में सांस की नलियां धीरे धीरे डैमेज होने लगती है और लंबे समय में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को लंबे समय तक या जीवन पर्यंत दवाएं लेनी पड़ती है और कई बार तो हमें लंबे समय तक पेशेंट को ऑक्सीजन पे भी रखना पड़ता है।
तो ये कुछ कॉमन इलनेस है जो श्वास की तकलीफ पैदा करती है। एक बहुत कॉमन इलनेस है जो भारत में है, टीबी के मरीजों के पश्चात होने वाले श्वास की बीमारी। यानी कि मरीज टीबी का था, फेफड़ों की टीबी थी, उसको टीबी ठीक हो गई, उसके बाद टीबी की बीमारी उसके फेफड़ों को कुछ हिस्सा डैमेज करके चली गई, उसकी वजह से उसको श्वास की तकलीफ होने लग गई। तो ऐसे मरीजों को भी हमें लगभग जीवन पर्यंत दवाएं देनी पड़ती है। अब बात आती है कि चलो ठीक है, मरीज को श्वास की तकलीफ है, तो अब किस किस तरह की जांचें हों ताकि मरीज की हम श्वास की तकलीफ को आइडेंटिफाई कर सकें कि किस तरह की है और उसको उचित उपचार दे सकें। तो सबसे पहले जांच तो हम कुछ ब्लड के इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जिनमें CBC और भी कई तरह की जांचें होती है, एलर्जी के टेस्ट हो सकते हैं। और उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट जांच है एक्सरे की। एक्सरे से हमें काफ़ी कुछ अंदाजा लग जाता है कि किस तरह की सांस की बीमारी व्यक्ति को है। फिर तीसरे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जांच आती है वो है PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमेट्री। ये कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है जिससे हम श्वास की नलियों की सूजन को नापते हैं और व्यक्ति के फेफड़ों की क्षमता का अंदाजा लगाते हैं। ये आजकल बहुत आसानी से उपलब्ध है, सब जगह पर इसकी सुविधा है। इससे हम आसानी से अपने फेफड़ों की क्षमता को नाप सकते हैं और इसी के आधार पर हम ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है किस तरह चलेगा, पेशेंट को दवा से कितना % रिस्पॉन्स आ सकता है। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट अहम रोल है इस जांच का। कुछ मरीजों में हमें इन जांचों के बाद भी स्थिति क्लियर नहीं होती तो उनमें हमें कार्डियक इवैल्यूएशन कराना पड़ता है, यानी कि हार्ट की जांचें करानी पड़ती है। और हो सकता है कि कुछ मरीजों में हमें CT स्कैन का भी सहारा लेना पड़े। तो इन सब जांचों के बाद हमें मरीज की बीमारी का अंदाजा लगता है कि किस प्रकार का उसको श्वास रोग हो सकता है और उसी तरह की हम उपचार उसको सजेस्ट करते हैं। अब बात आती है उपचार की। श्वास के रोगी, चूंकि श्वास की बीमारियां बहुत लंबी चलती है, तो ज़्यादातर व्यक्ति इसके बारे में उनको पता नहीं होता कि कब तक ट्रीटमेंट लेना है, बीच में छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना चिकित्सक की सलाह के न अपनी डोज को कम करना है, न अपनी दवाई की डोज को बढ़ाना है। केवल चिकित्सक की सलाह से ही लेना है, डॉक्टर की सलाह से लेना है। अब बात आती है कि किस प्रकार का ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो देखिए, अस्थमा, COPD, जो इस तरह की लंग्स की बीमारियां हैं, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है इनहेलर का। इनहेलर एक दवा को लंग्स में पहुंचाने का मेथड है, एक डिवाइस है जिससे केवल हम दवा को लंग्स में पहुंचा रहे हैं। पहले से भी हम कई प्रकार की दवाएं यूज कर रहे हैं, जैसे टैबलेट्स है, सिरप है, इंजेक्शन है। तो ये सब अलग अलग मेथड है दवाएं पहुंचाने के, बॉडी में दवा को पहुंचाने के। इनहेलर जो है वो सीधे सांस की नली में दवा को पहुंचाता है। तो इससे एक तो आराम बहुत जल्दी मिलता है, दूसरा शरीर में ये दवाइयाँ बहुत कम मात्रा में पहुंचती है, यानी कि ब्लड में बहुत कम मात्रा में पहुंचती है। इसलिए इनके साइड इफेक्ट और कोई डिपेंडेंस होने का खतरा नहीं होता। इसलिए इनहेलर बहुत इंपॉर्टेंट एंड की ड्रग है, खास करके लंग्स की बीमारी में। ज़्यादातर लोग इनहेलर्स को बहुत गलत समझते हैं। इनहेलर को बारे में ये भ्रांति है कि इनसे आदत पड़ जाती है या कोई शरीर में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक मिथ है। इनहेलर बिल्कुल सेफ है और लंबे समय तक लेने पर भी इनसे शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती। तो आप इनहेलर को सेफली यूज कर सकते हैं, बट इनहेलर का जो मेथड है वो प्रॉपर होना चाहिए और उसकी डोज टाइट्रेशन अकॉर्डिंग टू नीड एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एडवाइस आपको फॉलो करनी चाहिए। दूसरा है, कुछ ऐसी दवाइयाँ भी है जो इनहेलर के अलावा भी इस्तेमाल करनी पड़ती है, जैसे एलर्जी की दवाइयाँ हैं, कुछ टैबलेट्स हैं। अगर मरीज को खांसी हो रही है तो और भी कुछ दवाइयाँ दी जा सकती है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या कोरोना के पश्चात होने वाली कुछ सांस की बीमारियां हैं, जिनमें हमें कुछ स्पेशल कुछ रिसेंट मेडिसिन को यूज करना पड़ता है, जो भी काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। परंतु अगर डॉक्टर की सलाह से नियमित रूप से अगर ट्रीटमेंट लिया जाए तो ज़्यादातर श्वास के रोगी एक कंफर्टेबल लाइफ आराम से जी सकते हैं।